अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद सन जाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड लॉ जो कि फ्राडे का लॉ है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं फर्स्ट लॉ फ्राडे का आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो आपको सेंड कर चुका हूँ। वीडियो फर्स्ट लॉ फ्राडे का मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ फ्राडे का मैंने आपको बताया जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पर जो डिपोजिशन थी मेटल की वो हो रही थी, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा हो रहा था जितना ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा रहा था, ठीक है। तो वो तो एक सिंपल लॉ था, आसान लॉ था। ये ज़रा मुश्किल लॉ है। वहाँ एक इलेक्ट्रो, ये याद रखिएगा, जो का फ्राडे का लॉ जो अप्लीकेबल था वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे था। ये जो फ्राडे का सेकंड लॉ है वो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बारी बारी मैंने यहाँ दिए में 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर ये क्या है, ये लॉ एप्लीकेबल है। तो समझने वाली बात है कि एप्लीकेबल क्यों है। मैंने आपको इससे पहले मैं ये बात भी बता चुका हूँ कि जो आपको जेड मैंने आपको बताया था कि जेड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और जेड को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, तो वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी टिपिकल वीडियो है, काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, नामुमकिन नहीं है, समझ में आ जाएगा। इस स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, आई होप कि आपके स्टेटमेंट समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट से ही सब कुछ वाजे हो रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है सेकंड लॉ फ्राडे जो अपने स्टेटमेंट में कह रहा है अपने सेकंड लॉ के, वो कह रहा है कि when the same quantity of इलेक्ट्रिसिटी, समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेबल है 3 लॉज, ठीक है। जब सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी के पास की जाए फॉर द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक ही क्वांटिटी यानी एक ही मिकदार का करंट पास किया जाए एक ही वक्त के अंदर, कि अगर मैं करंट इतना पास करूँ, जितनी क्वांटिटी करंट की उतनी क्वांटिटी इसके पास भी पहुँचेगी, उतनी क्वांटिटी इसके पास भी पहुँचेगी। जाहिर सी बात है बैटरी करंट को फेंक रही है तो करंट को जो चार्ज को बैटरी फ्लो करेगा चार्ज, वो बराबर क्वांटिटी इसमें क्या हो रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। वो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि करंट यहाँ से पास होगा, पास हो जाएगा, यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होने के बाद वापस वो चला जाएगा। तो सेम क्वांटिटी में सेम टाइम में करंट को पास किया गया, इतना आपके समझ में आया। उसके बाद है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी के सेम टाइम में पास की गई। इलेक्ट्रिसिटी सेम यानी सेम करंट को पास किया गया, इलेक्ट्रिसिटी को सेम पास किया गया, सेम टाइम के अंदर पास किया गया, लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट मैंने कहा था सोल्यूशन का नाम है, और ऐसा सोल्यूशन जिसमें से करंट पास हो जाए, जिसमें से आयंस जो आयंस को मूव कर जाए, जिसमें आयंस फ्रीली मूव करें। इसमें आयंस फ्री मूव करेंगे तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, आयंस मूव कर रहे हैं, तभी तो सोल्यूशन जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, वापस वहाँ जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जैसे यहाँ लिखा है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है इन तीनों के अंदर। जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपको बता देता हूँ, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये हमारा कॉपर सल्फेट है COSO4 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसके अंदर, आयंस मूव करेंगे दोनों के अंदर। इसी तरह ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर और नाइट्रेट है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी यानी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, यानी आयंस मूव करेंगे इसके अंदर। इन तमाम के अंदर क्या है, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। करेक्ट हुए में इन अ सीरीज के अंदर, सीरीज में करेक्ट हुआ, ठीक है। द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, सबको पता है बात, सब्सटेंस जिसने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोलाइट उसको पता है, सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आयंस मूव करते हैं और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स पे आयंस मूव करते हैं, यही इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो डिपॉजिट क्या, डिपॉजिट इसके अंदर भी हो रहा है, डिपॉजिशन यहाँ पे भी हो रही है, डिपॉजिशन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी डिपॉजिशन यहाँ पे भी, और यहाँ सब में डिपॉजिशन हो रही है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो रही है, डिपॉजिशन हो रही है। वो कब डिपॉजिशन हो रही है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया, तब इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ। उस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस की वजह से डिपोजिशन ऑफ द मेटल क्या हुआ, मेटल क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। ये समझने वाली बात है। एट द इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, वो अब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। विल बी इन द प्रोपोर्शनल, अब ये समझने वाली बात है, जितना मटेरियल डिपॉजिट होता है ऐसा नहीं होता जितना करंट पास करेंगे उतना मटेरियल डिपॉजिट होगा। वो लो तो था, वो लो सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पे अप्लीकेबल था। वो सोल्यूशन, वो लो ऐसा था कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डिपॉजिशन हो रहा होगा। वो एक एप्लीकेबल था, एक क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स पे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट है तो वो लो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिशन ऑफ द मेटल, यानी जितनी ज़्यादा मेटल डिपॉजिट हो रहा होगा इलेक्ट्रोड पर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
तो जितना जिसका केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा उतना मटेरियल क्या हो रहा होगा, उतना मेटल क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा। ठीक है, तो केमिकल इक्विवेलेंट मास क्या है, इसका डिफरेंट होगा, इसका भी डिफरेंट होगा, इसका मतलब है, और इसका भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिसका जितना जैसा केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही मटेरियल क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट होगा। चाहे आप करंट सेम भेजते हैं, ऐसा होगा कि इसमें ज़्यादा मेटल डिपॉजिट हो गया, इसमें कम डिपॉजिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत ज़्यादा कम हो रहा होगा या बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, वो किस बेस पे करेगा, अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्विवेलेंट मास। जैसा जिसका केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही वो केमिकल क्या होगा, जो एलिमेंट होगा वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। इसमें ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जितनी पास करेंगे आप उतना ज़्यादा मेटल डिपॉजिट हो तो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा पास करोगे वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, वो तो होगा, लेकिन केमिकल इक्विवेलेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, एज कॉम्पेयर्ड इसके। अब ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। केमिकल इक्विवेलेंट मासेस क्या होते हैं, हर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का अपना अपना केमिकल इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, अगर मैं बात करूं H2SO4, इसका आपको पता है हाइड्रोजन का जो एक्साइटिंग स्टेट है, जिसका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो इक्विवेलेंट मास होगा, इसका जो वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसी तरह कॉपर की आप बात करें तो कॉपर के जो लास्ट शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा कॉपर। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लेस कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसका जो वैलेंसी है वो 1 आएगी। अगर Ag सिल्वर की बात करें आप, तो आप सिल्वर को आप देख सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, यानी सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो उसकी जो वैलेंसी है वो भी बढ़ाएगी। इसी तरह यहाँ पे एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ नहीं है। एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन अगर बनाते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, अगर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम नाइट्रेट इसमें डाल दें, आप इसको हटा दें या इसको हटा दें, कॉपर को एल्यूमिनियम नाइट्रेट इसमें डाल देते हैं, तो जो एल्यूमिनियम है जिसका Al है, उसकी जो एक्साइटिंग, उसके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, लास्ट शेल में। क्या वैलेंसी उसकी क्या है, 3 है। तो जितनी जिसकी वैलेंसी होगी, इसके बाद समझ लीजिए, पहले वैलेंसी समझ लीजिए, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 1। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, अभी मैंने सिल्वर की वैलेंसी को निकालना है, सिल्वर का केमिकल इक्विवेलेंट मास निकालना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद एल्यूमिनियम का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। वो कैसे निकलेगा एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास पता होना चाहिए आपको एल्यूमिनियम का, किसी भी एलिमेंट का जिसका आप इक्विवेलेंट मास निकालना है। एलिमेंट मुझे पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास आएगा कहाँ से, एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से आएगा, वो आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो एटॉमिक मास कहाँ से निकला है, 27, जो कि मुझे पता था। क्या था 27, एल्यूमिनियम का क्या एटॉमिक मास है, 27 एलिमेंट का एटॉमिक मास है, और इसका 3 क्या है, इसका वैलेंसी है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में मौजूद है, तो अपने वैलेंसी क्या है इसकी 3, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है। तो ये क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा वो 9 नंबर आए। इसकी जो इक्विवेलेंट है, इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो 9 है, और जो इसका इक्विवेलेंट मास है वो 108 आ रहा है, 108 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा डिपॉजिट होगा जबकि ये कम डिपॉजिट होगा। अगर आप करंट पास कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर करंट पास कर रहे हैं तीनों को, जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा। इसका मतलब क्या है, सिल्वर ज़्यादा डिपॉजिट होगा जबकि जो एल्यूमिनियम है वो कम डिपॉजिट होगा, चाहे आप बराबर ही करंट पास क्यों ना करें। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अकॉर्डिंग टू द, किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिपॉजिट ऑफ द मेटल। जितना ज़्यादा मेटल डिपॉजिट होगा वो बराह रास्त डिपॉजिट होगा किसके, इक्विवेलेंट मास के। जिसका जितना इक्विवेलेंट मास होगा उसके हिसाब से मेटल क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा। तो आई होप आपके समझ में आई होगी केमिकल इक्विवेलेंट मास हर एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये पूरा कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड है CuSO4। आप Cu का क्या निकालें कि इक्विवेलेंट मास निकालें, जिसका आपका Cu का इक्विवेलेंट मास आपको निकल आ जाएगा, तो आपको पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा। आपने Ag का इक्विवेलेंट मास निकालना है, पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास आपको समझ में आ जाएगा। AlNO3 कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास आपने निकालना है, तो Al का आप इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एटॉमिक मास को डिवाइड कर दीजिएगा वैलेंसी से, वो आपको इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। तो आई होप आपके समझ में आया। सेकंड लॉ आपको बता दूं, इक्विवेलेंट सेकंड लॉ बहुत इजीली है, इतना मुश्किल नहीं है। कि सेकंड लॉ में सिर्फ ये कह रहा है कि अगर सीरीज में इलेक्ट्रोलाइट को लगा दिया जाए, तो इलेक्ट्रोलाइट को जब सीरीज में लगाएंगे तो हर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जाहिर सी बात है सीरीज में आप लगाएंगे तो जिसका जैसा इक्विवेलेंट मास होगा हर इलेक्ट्रोलाइट का, उस हिसाब से मेटल क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ये डिफिकल्ट था, थोड़ा टिपिकल टॉपिक था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आसान टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमने पढ़ लिया है। आगे पढ़ते जाएंगे हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए।